हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेज में। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पिछली क्लासों में हमने कक्षा 10 के पहले और दूसरे पार्ट के बारे में बोर्ड पैटर्न के आधार पर पढ़ा। ठीक उसी प्रकार से आज हम देखेंगे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। विविधता, लोकतंत्र एक शासन पद्धति है और प्रत्येक देश में विविधताएं अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे एक ही हाथ है, एक हाथ की पांचों अंगुलियां भी एक जैसी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से देश में सारे लोग भी एक जैसे नहीं होते। अब ये जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं कई कारणों से उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार से बन जाती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं व्यक्ति के रंग, रूप, जाति, धर्म, समाज, अलग अलग प्रकार से संप्रदाय, विविध प्रकार से ये विभिन्नताएं किसी भी देश में बन सकती हैं। अब दुनिया के प्रत्येक देश में विविधताएं अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं, किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं। इन्हीं विविधताओं के संबंध में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में विविधताएं लाभदायक हैं, हानिकारक हैं, या इन विविधताओं को समेटने के लिए लोकतंत्र में क्या उपाय हैं। इन सारी चीजों की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विविधताएं क्या है। विविधताओं का मतलब है लोगों में किसी भी किस्म का अंतर, उसे हम कहेंगे विविधता। तो विविधता क्या है? देश के नागरिकों में किसी न किसी आधार पर अंतर पाया जाता है। जैसा हम देखते हैं हमारे आसपास के समाज में, हम देखते हैं कि लोग विभिन्न जातियों से हैं, लोग विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, लोग विभिन्न कार्यों को करने वाले हैं, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से भी लोगों में कई तरह के अंतर पाए जाते हैं। तो इन अंतरों को हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। तो पाठ जो हमारा है, ये पाठ, इसमें से 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न का मतलब है प्रश्न अधिकतम 2-3 लाइन का उत्तर इसमें आएगा। तो छोटे प्रकार का प्रश्न होगा। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये बन सकता है कि विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, अथवा विविधताएं क्या होती हैं। तो इसका उत्तर, इसका जवाब हम लिखेंगे कि प्रत्येक देश में, हर देश में किसी न किसी प्रकार की विविधता पाई जाती है। ये विविधताएं जाति, धर्म, रंग, रूप, समाज, साम्राज्य, संप्रदाय आदि के आधार पर उत्पन्न हो सकती हैं। ये किसी देश की स्थिति, परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर तय होती हैं। तो ये सामान्य सा प्रश्न है जो हम आमतौर पर जानते हैं। हम सबको पता है कि विविधताएं, अंतर, विभिन्नताएं क्या होती हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं। तो ये सामान्य प्रश्न 1। अब ये जो विविधताएं हैं, इनके संबंध में हमारे इस पाठ में एक उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है ओलंपिक के खेलों का। ओलंपिक, कौन से ओलंपिक? मैक्सिको ओलंपिक। मैक्सिको ओलंपिक में एक विशेष प्रकार का वाकया हुआ था, एक घटनाक्रम हुआ था जो काफी चर्चित रहा था। पूरी दुनिया की मीडिया और पूरी दुनिया की मानवाधिकार संस्थाओं और अन्य लोगों को आकर्षित किया था उसने। कैसे आकर्षित किया था? मेक्सिको में 1968 में ओलंपिक खेल हुआ। इस ओलंपिक में जैसा हम जानते हैं, खेल में लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, कई तरह के खेल होते हैं। जैसे इसमें बांस कूद वगैरह, हजारों, सैकड़ों प्रकार के खेल आयोजित होते हैं। उन्हीं खेलों में से एक प्रतिस्पर्धा या एक खेल को हम खेल मान सकते हैं, प्रतिस्पर्धा मान सकते हैं, दौड़ की। कितने मीटर की? 200 मीटर की दौड़। 200 मीटर की दौड़ थी।
इस दौड़ में 2 अमेरिकी धावक थे, 2 अमेरिकी धावक। इन्होंने पदक जीते थे। कौन से? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। इसका मतलब हुआ पहला स्थान और तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अमेरिका के 2 धावक थे, एक था कार्लोस और दूसरा था टॉम स्मिथ। जॉन कार्लोस और टॉम स्मिथ। तो टॉम स्मिथ जो था उसने तो जीता था स्वर्ण पदक, और जॉन कार्लोस जो था उसने जीता था कांस्य पदक। दोनों ने पदक जीते। पदक जीतने के बाद हमें पता है 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब पदक जीतने के बाद ओलंपिक खेलों में जो पूरी दुनिया में श्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं वो यहां पर जीतते हैं। अब इनको सम्मानित करने के लिए, इनको मेडल देने के लिए जब इनको बुलाया गया तब एक घटना हुई। क्या हुई कि इन खिलाड़ियों ने बिना जूते पहने काले जुराब पहन लिए, गले में काला मफलर डाल लिया, मफलर जैसा कपड़ा डाल लिया और काले मणकों की माला पहन ली। अब काला रंग जो है, आमतौर पर राजनीति के क्षेत्र में काला रंग विरोध का प्रतीक होता है। तो लोगों ने, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह देखा कि इन खिलाड़ियों ने, इन धावकों ने ऐसा क्यों किया। तो इन लोगों ने बताया कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये अमेरिकी सरकार से खुश नहीं है। अमेरिका में इनके साथ भेदभाव हो रहा है और उस भेदभाव का विरोध दर्ज करवाने के लिए हमने क्या किया है, ये कुछ विरोध के प्रतीक प्रदर्शित किए हैं। अब अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में 2 तरह के लोग हैं, एक श्वेत और दूसरे अश्वेत, रंग के आधार पर, जिसको हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं काला और गोरा। अमेरिका में कुछ लोग श्वेत और कुछ लोग अश्वेत। श्वेत और अश्वेतों के बीच यहां पर सामाजिक विविधता कह सकते हैं हम, विभाजन कह सकते हैं हम, भेदभाव कह सकते हैं, नस्ल भेद कह सकते हैं, रंग भेद कह सकते हैं। अमेरिकी लोग जो हैं, वहां पर जो श्वेत लोग हैं, ये श्वेत लोग पढ़े लिखे, उच्च आय वाले, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। और अश्वेत लोग जो हैं, ये अश्वेत लोग कौन हैं? अफ्रीका से आए हुए, अफ्रीका से आए हुए, या आप यूं कह सकते हैं लाए गए गुलाम, उनके वंशज, दास। तो पहले अफ्रीका से जब दास प्रथा का प्रचलन था, तब अफ्रीका से लोगों को दास बना करके अमेरिका में ले जाया गया, वहां काम करवाया गया और वो लंबे समय तक वहां रहने के बाद वहां के मूल निवासी, अब उन अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं वो अश्वेत रंग के हैं, काले रंग के हैं, और ये गोरे रंग के हैं जो यूरोपीय मूल के लोग हैं। इन दोनों में काफी भेदभाव पाया जाता है। तो यहां पर विविधता, अब देखो विविधता से इसको जोड़ते हैं तो अमेरिका जो है वहां पर विविधता किस प्रकार की पाई जाती है? श्वेत और अश्वेत की। प्रश्न हमारा यहां पर यह बनता है, दूसरा प्रश्न हमारा 2 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो क्या बनेगा कि नॉर्मन कार्लोस और टॉम स्मिथ, स्मिथ और कार्लोस, ये कह सकते हो आप, स्मिथ और कार्लोस ने ओलंपिक में विरोध क्यों दर्ज किया? उत्तर हो जाएगा इसका सीधा छोटा सा उत्तर होगा कि स्मिथ और कार्लोस ने ओलंपिक में विरोध क्यों दर्ज किया? क्योंकि अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने के लिए स्मिथ और कार्लोस ने विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करने के लिए उन्होंने गले में काला मफलर डाला, काले मनकों की माला पहनी और उसके साथ ही
काले जुराब पहनकर आए, पैरों में बिना जूतों के केवल जुराब पहन करके मेडल लेने के लिए पहुंचे। ये किया गया, ये विरोध दर्ज किया गया। हालांकि इस विरोध का आगे उनको खामियाजे भी भुगतना पड़ा। ओलंपिक कमेटी जो थी उसने उनसे पदक वापस ले लिए। इसको खेल भावना के विरुद्ध बताया। उन्होंने बताया कि ये जो मंच है, खेल का मंच है, यहां पर किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए, ये कहकर के उनसे उनके पदक वापस ले लिए। लेकिन अश्वेत लोगों ने उनको सम्मान देने के लिए एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में उनका पुतला बनाया। सैन होज यूनिवर्सिटी में उनका पुतला बनाया गया। ये था। और इसके साथ ही दूसरा पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने भी इनका समर्थन किया, इनकी बात का समर्थन किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विविधताएं, लोकतांत्रिक देशों में विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं में जब ये विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती हैं, जब भेदभाव इनमें उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में देश में संकट आ सकता है, देश विभाजन की ओर भी जा सकता है और लोग इसको अपने अपने तरीके से हिंसक अहिंसक जैसा भी उनको सूझता है, जिनको उचित लगता है, उसी प्रकार से इसका विरोध दर्ज करवाते हैं। इसी संदर्भ में अगला प्रश्न हमारा, इसी बिंदु में अगला प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न है अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन। अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन। अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग नामक अमेरिकी नेता के द्वारा चलाया गया था, उसका नेतृत्व किया गया था और अमेरिका में अश्वेत लोगों को अधिकार दिलवाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अब अमेरिका में जैसा कि हमें पता है, लोग जिनको अधिकार नहीं मिलते हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, वो प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं कि कैसे जैसे करके सरकार उनके साथ भेदभाव बंद करे, उनकी मांगों को स्वीकार करे, उनकी विविधताओं का आदर करे, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों का, नीतियों का सम्मान करे। इस हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास था अमेरिका का अश्वेत अधिकार आंदोलन। अधिकार आंदोलन, यही आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन कब हुआ और क्या था? अधिकार आंदोलन जो था वो, इसमें आपको एक नाम याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग। अमेरिकी इतिहास में इस नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और इनकी बातों को माना जाता है। उसका कारण यह है कि इन्होंने क्या किया था, अश्वेतों के लिए अधिकारों की मांग की थी। अब इस आंदोलन की विशेषता क्या थी? अश्वेतों के लिए अधिकारों की मांग की थी। किसके द्वारा नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने किया था। और इस मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, अमेरिका का गांधी। आपके भविष्य में कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत शानदार प्रश्न है। अमेरिका का गांधी किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, क्योंकि ये अहिंसावादी व्यक्ति थे। तो इसे आंदोलन, अमेरिका का अश्वेत अधिकार आंदोलन क्या था? अमेरिका का अश्वेत अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चलाया गया, जिनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अश्वेतों के लिए अश्वेतों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और सरकार से आग्रह किया कि अश्वेतों के साथ भेदभाव किए जाने वाले सारे कानूनों को रद्द किया जाए, उनमें सुधार किया जाए। यह पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन है 1954 से 1968 तक ये आंदोलन चला था। यह आंदोलन
अमेरिका का अश्वेत अधिकार आंदोलन जो था 1954 से लेकर के 1968 तक चला था। तो अब 2 नंबर का प्रश्न हमारा बनता है, अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन पर प्रकाश डालो। यह अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यहां बन जाएगा कि अमेरिकी अश्वेत आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में किया गया, जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। यह अश्वेतों के अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन था। यह 1954 से लेकर के 1968 तक किया गया। सरकार से आग्रह किया गया कि भेदभाव वाले सारे कानूनों को रद्द किया जाए। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। क्लियर? यह हमारा 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ, अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन। अब हम पार्ट में अगले फ्रेमवर्क पर, अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। वो बिंदु है, अगला बिंदु होगा हमारा कि ये जो विविधताएं हैं लोकतंत्र में, ये विविधताएं विभाजन का रूप कब ले लेती हैं, या ये विभाजन, सामाजिक विभाजन का रूप इन कैसे ले लेती हैं? सामाजिक विभाजन का रूप सामाजिक समानता, असमानता और विभाजन। समानता, असमानता और विभाजन। जो समानताएं, असमानताएं हैं वो विभाजन का रूप कब ले लेती हैं, कैसे ले लेती हैं? अब सामाजिक विभाजन जो है वो, जैसा हमने विविधताओं में देखा था, समानता का मतलब तो हम ये सामान्य रूप से जानते हैं कि मनुष्य जाति, मनुष्य प्रजाति है वो पूरी दुनिया में समान है। सारे मनुष्य समान है, सभी में जीव है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। अब लोग, मनुष्य जो है वो बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए उसकी कई प्रकार, वो अपने विवेक से कई प्रकार की वस्तुओं, कई प्रकार की बातों को सोचता है, कई प्रकार के अधिकारों की इच्छा होती है, कई उसके कर्तव्य होते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये जो असमानताएं हैं वो, जैसा हमने अभी अमेरिका का देखा, मैक्सिको ओलंपिक का उदाहरण देखा, उसमें रंग के आधार पर असमानता आई कि आधे काले आधे गोरे। यही असमानताएं कई बार पैसे से आ जाती हैं, मतलब गरीब और अमीर। और इसके अलावा ये असमानताएं धर्म के आधार पर भी आ सकती हैं। जैसे कोई किसी धर्म को मानने वाला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कई प्रकार की असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब ये जो असमानताएं हैं, ये असमानताएं हर समाज में, इसके अलावा जैसे महिला पुरुष के आधार पर भी, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे विस्तार से, महिला पुरुष के आधार पर भी असमानताएं, समाज में हर प्रकार की, विविध प्रकार की असमानताएं मौजूद होती हैं। लेकिन ये विविधताएं हर जगह पर विभाजन का रूप नहीं लेती, हर जगह समस्याएं नहीं बनती। ये विविधताएं समस्याएं कब बन जाती हैं और विभाजन का रूप कब ले लेती हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। समस्याएं विभाजन का रूप कब ले लेती हैं? तो प्रश्न हमारा यहीं पर बनेगा कि विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती हैं। तो सामाजिक विभाजन का रूप ये समस्याएं कब ले लेती हैं? ये देखो कि जब कोई विभाजन या जब कोई अंतर, या हम इसको पारिभाषिक रूप से अगर लिखना चाहें, ये चलो देखो पहले प्रश्न लिख लेते हैं हम अपना, कि विविधताएं, इसमें से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती हैं? विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती हैं? तो या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि विविधताएं सामाजिक विभाजन के रूप में कैसे प्रकट होती हैं? तो अब इसका आंसर जो है वो ये होगा कि जब कोई सामाजिक अंतर, कोई सामाजिक अंतर अन्य अंतरों या विभाजनों से, अंतरों से बड़ा हो जाता है,
हो जाता है। और इस अंतर के आधार पर, इस अंतर के आधार पर कोई समूह दूसरे समूह से अपने आप को पृथक महसूस करने लग जाता है, पृथक महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति में ये जो विविधता है वो सामाजिक विभाजन बन जाती है। ये अंतर अगर और आगे बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये विभाजन देश के विभाजन की ओर भी अग्रसर हो जाता है। तो प्रश्न है, विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती हैं? वो तब लेती हैं जब कोई अंतर, या आप ये लिख सकते हो कोई विविधता अन्य अंतरों से या अन्य विविधताओं से बड़ा हो जाता है, और यह अंतर और इस अंतर के आधार पर कोई समूह अपने आप को दूसरे समूह से पृथक समझने लग जाता है। और पृथक समझ करके क्या सोचता है कि हमारे नैतिक हित, हमारे सामाजिक हित अलग हैं, दूसरे समूह के अलग हैं, हमारे हितों का हमें हमारे हित जो हैं उनकी रक्षा करनी है, और वो रक्षा इस आधार पर करनी है कि दूसरे समूह का अहित हो जाए तो भी हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पर यदि विविधताएं आगे बढ़ जाएं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। अपना प्रश्न है, विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती हैं? तो विविधताएं सामाजिक विभाजन का रूप तब लेंगी जब कोई एक अंतर दूसरे अंतरों से बड़ा हो जाए, और इसी अंतर के आधार पर कोई समूह ये सोचे कि मैं दूसरे समूह से अलग हूं, हमारा समूह दूसरे समूह से अलग है। इस आधार पर यदि कोई लोग सोचने लग जाएं, कोई समूह सोचने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में ये अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। ये आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके पश्चात हम आगे देखेंगे कि इनकी राजनीति में अभिव्यक्ति कैसे होती है। ये सामाजिक अभिव्यक्ति है, अब इनकी राजनीति में अभिव्यक्ति कैसे होती है। सामाजिक विभाजन जो है इनकी राजनीति में राजनीति में इनकी किस प्रकार से ये प्रकट होते हैं, क्या क्या फर्क आते हैं। तो सामाजिक विभाजन जो है, ये सामाजिक विभाजन राजनीति में किस प्रकार से प्रकट होते हैं, किस रूप में प्रकट होते हैं। तो सामाजिक विभाजन राजनीति में किस रूप में प्रकट होते हैं, किस प्रकार प्रकट होते हैं। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, सामाजिक विभाजन राजनीति में क्या प्रभाव डालते हैं, प्रकट होते हैं। अब देखो, राजनीति के क्षेत्र में हम देखें तो सामाजिक विभाजन जो है वो कई बार राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट कर देते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा, अब इसमें जरूरी नहीं कि धर्म के आधार पर एक देश में अगर एक ही धर्म के लोग रहते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ही नहीं होगा या कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड में सारे के सारे लोग क्या हैं? ईसाई धर्म को मानने वाले। फिर भी इन ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदायों के लोग हैं। अब इनके बीच आपस में भयंकर माराकाट चल रही है। भयंकर माराकाट चलने का कारण है कि कैथोलिक जो लोग हैं वो तो गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो अमीर हैं। तो पैसे वाले लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं या अपनी मांग बनवाने की कोशिश करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम इंग्लैंड के साथ में रहें और ये चाहते हैं कि हम आयरलैंड गणराज्य के साथ रहें। तो इस बात को लेकर के इन दोनों में तनाव है और मारकाट चलती रहती है। ये मारकाट इनके बीच चलती रहती है। और इसी का अपोजिट उदाहरण अगर हम देखें, नीदरलैंड में देख लो। नीदरलैंड में आप अगर देखेंगे तो ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। नीदरलैंड में ईसाई धर्म के लोग
लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। अब इसका कारण क्या है? इन ईसाई धर्म के लोगों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं, यहां भी कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट भी हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है कि यहां भी गरीब और अमीर दोनों है, यहां भी गरीब और अमीर दोनों है। तो मतलब कोई स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ, सामाजिक विभाजन या जो विविधताएं हैं ये आपस में पूरी तरह से गुंथ गई हैं। दोनों ही समाजों में गरीब भी हैं, दोनों ही समाजों में अमीर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में देश राजनीतिक विभाजन की ओर नहीं जा रहा। ये देश जो है उत्तरी आयरलैंड, यहां पर राजनीतिक देश की विभाजन की स्थिति तक ये पहुंच गया। तो राजनीति में जो सामाजिक विभाजन है वो कई प्रकार से प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले पाठों में, पिछली अपनी कक्षाओं में देखा था, बेल्जियम को देखा था। बेल्जियम में भाषा के आधार पर था, डच और फ्रांस, डच फ्रांस। और श्रीलंका में देखा था हमने, तो श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र और समुदाय के आधार पर, सिंगली और तमिल। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं वो राजनीति में कई प्रकार से प्रकट होती हैं। राजनीति में इन विभाजनों की परिणति जो है वो किस प्रकार से होती है? ये परिणति यदि ये जो विभाजन हैं वो सभी समुदायों में मौजूद हैं और अंतर आपस में गुंथे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य की संभावना रहती है। लोकतंत्र के लिए इन विविधताओं को समेटना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन ये अंतर या विभाजन यदि इस प्रकार से बन जाए कि कोई समूह अपने आप को पूर्ण रूप से पृथक, अलग समझने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना बनती है? वो संभावनाएं ये हैं कि यदि कोई बहुसंख्यक समुदाय है वो ऐसी स्थिति में आता है तो वो क्या चाहता है? वो अल्पसंख्यकों को अपने सारे के सारे हित उन पर लादना चाहता है। तो बहुसंख्यक समुदाय अगर विभाजन, सामाजिक विभाजनों के अनुसार बहुसंख्यक समाज अगर कोशिश करे तो वो सत्ता पर कब्जा करेगा, सत्ता पर कब्जा करके अल्पसंख्यकों पर हितों को लादेगा, अल्पसंख्यकों को दबाएगा। एक तो परिणति ये होगी, राजनीति में इस प्रकार से प्रकट होगा ये सामाजिक विभाजन। सत्ता पर बहुसंख्यक कब्जा कर लेंगे, अल्पसंख्यकों को दबाया जाएगा, जैसा कहां हुआ? श्रीलंका में। दूसरा इनकी जो परिणति है वो इस प्रकार से हो सकती है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग अगर अपने आप को सामाजिक विभाजन के द्वारा पृथक महसूस करने लग जाएं, तो अल्पसंख्यक समाज के लोग क्या करेंगे? पृथक राष्ट्र की मांग करेंगे, पृथक राजनीतिक इकाई। ये सबसे खतरनाक चीज है कि यदि अल्पसंख्यक लोगों को ऐसा लगा कि ये देश मेरा नहीं है, इस देश में मेरा कुछ भी नहीं है, इस देश में मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे हितों की रक्षा नहीं हो रही है, मेरी संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही है, तो ऐसा अलगाव इनमें उत्पन्न हो जाएगा कि वो देश को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे। और ऐसी स्थिति में वो क्या विचार करेंगे? पृथक राजनीतिक इकाई बनाने की सोचेंगे। कैसे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण या इतिहास में उदाहरण आप देख सकते हो, भारत पाकिस्तान। मुस्लिम समुदाय के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में पूरी तरह से तन मन धन से आंदोलन के साथ थे, भारत के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें मनमुटाव बढ़ा। अल्पसंख्यक थे, उनके मन में यह अलगाव बढ़ा और उन्होंने सोचा कि भारत में रहते हुए हमारे हितों की रक्षा सुरक्षा नहीं हो सकेगी, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। ये विस्तार से हम इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे। और पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी और भारत जब आजाद हुआ तो दो देशों के रूप में, दो टुकड़ों के रूप में आजाद हुआ। तो इसकी विभीषिका भी बहुत भयंकर थी, इसका नतीजा, इसके परिणाम भी बहुत भयंकर थे। तो इस प्रकार से सामाजिक विभाजनों की राजनीति में जो प्रकट होते हैं वो इस प्रकार से उनका प्रभाव सामने आता है कि बहुसंख्यक लोग सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो अपने हितों की रक्षा के लिए पृथक राजनीतिक इकाई बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हुआ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक और सामाजिक विभाजनों की राजनीति में
किस प्रकार से ये प्रकट होते हैं, राजनीति में इनका क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है ये, और इसके पश्चात हम देखेंगे हमारी इस इकाई का अंतिम प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन जो है उनकी राजनीति में परिणति के लिए, राजनीतिक प्रभाव के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रेरक कारक, प्रेरक या हम कह सकते हैं उत्तरदायी कारक कौन से। अब इसका उत्तर, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर है, हमारा हेडिंग है पाठ में 3 आयाम। हमारे पाठ में एक हेडिंग है राजनीति के 3 आयाम। तो इसमें सबसे पहला है कि ये सामाजिक विभाजन राजनीति में किस प्रकार से प्रकट होते हैं, प्रकट होने के लिए इनकी परिणति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। इसमें पहला कारक तो यह है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह का भाव। 2 नंबर का प्रश्न है अपना, तो सिर्फ बिंदु लिखने हैं अपने को, बाकी डिटेल में आपको समझा भी देता हूं। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह का भाव का अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति देश, सबसे पहले अपने आप को देश का नागरिक समझता है, अपने आप को देश का नागरिक मानता है, तो वो कभी भी देश सामाजिक विभाजनों को ऊपर नहीं आने देगा, देश के लिए समस्या नहीं बनेगा। यदि पहले आप अपने आप को देश का नागरिक मानते हो और उसके बाद किसी समुदाय, समाज का सदस्य मानते हो, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रभाव जो है वो सामान्य प्रभाव रहेगा, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। और यदि पहले आप समुदाय को लेते हैं, पहले आप अपने समुदाय को लेते हैं, यानी विभाजन को या विविधता को आपने पहले देश से ऊपर कर दिया, ऐसी स्थिति में इसकी परिणति राजनीति में गलत प्रभाव उत्पन्न करेगी। दूसरा जो बिंदु है वो ये रहेगा कि समुदायों की मांग जो है उनको कोई भी दल कैसे उठाता है, राजनीतिक पार्टियां। समुदायों की मांग को कोई दल, या हम ये कह सकते हैं कोई दल की जगह राजनीतिक दल कैसे उठाता है, इस पर डिपेंड करता है कि विभाजन का राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखो, ये कैसे हुआ कि समुदायों की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। अब इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि जैसे वर्तमान में भारत की राजनीति जो है उसमें कई पार्टियां हैं, कई राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी मांगे अपने अपने समुदायों के हिसाब से भी उठाते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से उठाते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कई पार्टियां, सारी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो रखती हैं उस हिसाब से। अब जैसे आमतौर पर बीजेपी पार्टी है कि एजेंडा लेकर चलती है हिंदुत्व का, और कांग्रेस के संबंध में कहा जाता है कि इनकी जो नीति है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। आम आदमी को ये कहा जाता है कि ये विकास के पथ पर, आम जनता की यह धारणा है कि ये विकास कार्यों के हिसाब से अपना एजेंडा तय करता है। तो इस हिसाब से सभी पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल हैं, वो किसी न किसी समुदाय से जुड़े होते हैं, किसी न किसी समुदाय की मांगों को उठाते रहते हैं। और जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी आमतौर पर कहा जाता है कि ये दलितों की पार्टी है और दलितों के हितों के लिए संघर्ष करती है, तो ये उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपने मुद्दों को देश के ऊपर हावी नहीं होने देती। अब यही पार्टियां अगर इन मुद्दों को अलग ढंग से उठाएं, जैसे मुस्लिम लीग ने उठाया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने एक ही चीज तय कर ली, एक ही रट पकड़ ली कि हमें पाकिस्तान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, हमारी सारी समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी। अगर इस प्रकार से किसी समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी, तो मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, और ये पाकिस्तान की मांग एक सामाजिक विभाजन था हिंदू और मुस्लिम का, और यह विभाजन राजनीति में क्या प्रभाव लेकर आया? भारत का विभाजन करवाया इसने, भारत के कितने 2 टुकड़े करवा दिए, पाकिस्तान और भारत के रूप में। तो इस प्रकार से दूसरा प्रभाव कैसे सामने आता है, कारक कौन सा है कि राजनीति में सामाजिक विभाजनों का प्रभाव क्या पड़ता है, इस बात पर निर्भर करता है कोई राजनीतिक दल कैसे उस मांग को उठाता है। और तीसरी चीज, महत्वपूर्ण तीसरा आयाम है कि सरकार का रुख, सरकार का रुख। अब सरकार क्या करती है? कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक विभाजन, कोई भी समुदाय अपनी मांगों को सरकार के सामने रखता है। तो अपने कोई भी समुदाय अपनी हितों की बात करता है, उसको सरकार कैसे लेती है? सरकार अगर उसको इस प्रकार से लेती है कि दूसरे समुदाय के हितों को दबाना है, ऐसी स्थिति अगर सरकार बनाती है तब तो देश का विभाजन होगा। और सरकार अगर उनमें सामंजस्य करवाती है तो देश विकास करेगा। कैसे? दोनों के उदाहरण देख सकते हो आप कि श्रीलंका में सरकार ने यही किया, हालांकि श्रीलंका का विभाजन नहीं हुआ लेकिन गृह युद्ध हो गया। और बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने विविधताओं का सम्मान किया। बेल्जियम सरकार का रुख यह रहा कि दोनों डच और फ्रेंच बोलने वालों को समझाया जाए और दोनों के हितों की रक्षा की जाए। तो बेल्जियम ने क्या किया? विकास किया। तो इस प्रकार से प्रश्न है हमारा, सामाजिक विभाजनों का राजनीतिक प्रभाव के लिए कौन से उत्तरदायी कारक हैं? अपने अभ्यास प्रश्नों में भी पहला प्रश्न है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए 3 आयाम महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपको 2 नंबर के प्रश्न में 3 आयाम लिखने हैं। पहला तो है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह का भाव, दूसरा समुदायों की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाता है, तीसरा सरकार का रुख कि सरकार किस प्रकार से उन मांगों को उठाती है, सामंजस्य बैठाती है या किसी एक दल का साथ देने लग जाती है। इस आधार पर इसका परिणाम निर्भर करता है। दैट्स ऑल। ये हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए और इन प्रश्नों के अलावा आपका इस पाठ में से 2 नंबर का कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो आप इन प्रश्नों को आराम से देखें, अच्छी तरह से पढ़ें और याद करें, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।